हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। हम चौसर की कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग को शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं। आप सारी वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। फॉर इफ अ प्रीस्ट बिफॉल, कि अगर एक प्रीस्ट ही गलत हो जाए, कि अगर प्रीस्ट ही गलत काम करने लगे, ऑन whom we trust, तो फिर हम किस पर यकीन कर सकते हैं कि अगर रिलीजियस पर्सन ही गलत काम करने लगे तो फिर हम किस पर यकीन करें। नो वंडर, कि ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, इज अ लीव्ड मैन टू ट्रस्ट, कि जो एक आम आदमी है कि उस पर जंग लग जाए। कि एक आम आदमी गलत काम करने लगे, ये कोई अजीब बात नहीं होगी। अगर हमारे प्रीस्ट, हमारे रिलीजियस ही गलत काम करने लगे तो फिर आम आदमी कैसे बच सकता है। ये लाइन ज्वाइन होगी, लिंक होगी पिछली लाइन से, क्योंकि हमने देखा था कि लाइन पिछली जो दो लाइन थी उसमें कहा था कि अगर सोने पे जंग लग जाए, अगर गोल्ड पे जंग लग जाए तो फिर लोहे का क्या होगा। तो उसी को कह रहे हैं समझाने के लिए कि अगर हमारे प्रीस्ट, हमारे रिलीजियस पर्सन ही गलत हो जाएं, गलत काम करने लगे, तो एक आम आदमी कैसे नहीं कर सकता, इस बारे में बात कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल कर लेगा और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि जहां सोने पर जंग लग रहा है वहां पर लोहे पर जंग लगने में कोई बड़ी बात नहीं होगी। एंड शेम इट इज, और ये तो बहुत ही शर्म की बात होगी, इफ अ प्रीस्ट टेक कीप, अगर एक प्रीस्ट के किरदार की बात करी जाए, अगर एक रिलीजियस पर्सन के बिहेवियर की, उसकी पर्सनैलिटी की बात की जाए और वो गलत साबित हो जाए, तो ये तो बहुत ही शर्म की बात होगी। उसके एग्जाम्पल देते हैं कि अ शिटन शेफर्ड, कि ऐसा मानो कि एक चरवाहा है, एक शेफर्ड है जो कैसा है, शिट यानी बहुत ज्यादा जालिम आदमी है, कि एक चरवाहा तो जालिम बन जाए, एंड अ क्लीन शीप, और उसकी जो भेड़ बकरी हैं वो सही सलामत रह जाएं। ये बहुत अजीब होगा कि अगर चरवाहा जालिम है, चरवाहा गलत हो जाएगा तो उसकी भेड़ बकरी भी गलत हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी, ये कहना चाहता है। आगे देखें। वेल ओट अ प्रीस्ट इन जो है इन सैंपल फॉर टू गिव, कि एक प्रीस्ट को इस बात की मिसाल कायम करनी चाहिए। सैंपल यानी मिसाल, कि एक प्रीस्ट को एक ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए बाय हिज क्लीनेस, अपनी गुडनेस से, अपनी अच्छाई के साथ में, कि एक प्रीस्ट को इतना अच्छा होना चाहिए कि उसकी मिसाल दी जा सके, उसकी पर्सनैलिटी की, उसकी गुडनेस, उसकी क्लैरिटी की लोग मिसाल दें कि कितना अच्छा आदमी है। अगर वो अच्छा हो जाएगा और वो ऐसी मिसाल कायम कर लेगा, तो कह रहे हैं कि हाउ दैट हिज शिप शुड लाई, और उसको ये बात बतानी चाहिए और खुद कर भी दिखानी चाहिए कि उसकी जो शीप है, उसकी जो भेड़ है ना, वो कैसे जिंदगी गुजारे। यहां पर इसको आप समझ लें कि एक प्रीस्ट चरवाही की तरह है, शेफर्ड की तरह है, और हम आम आदमी उसकी जैसे भेड़ बकरी होती है ऐसे हैं। तो वो ये कह रहा है कि जब चरवाहा अच्छा होगा तो उसकी भेड़ें अच्छी हो जाएंगी, और अगर चरवाहा गलत हो जाएगा तो भेड़ें तो खत्म हो जाएंगी। तो यही कह रहा है कि एक प्रीस्ट को एक अच्छे चरवाहे की तरह होना चाहिए, जो अपनी भेड़ों का, अपनी आवाम का, अपनी पब्लिक का पूरा ख्याल रख सके, और हम सब लोग उसकी भेड़ हैं। यानी अगर चरवाहा अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी भेड़ भी अच्छी होती चली जाएंगी। यहां ये कहना चाहता है। आगे देखें। He said not his benefits to hire, बेनिफिट्स जो चर्च से ज़मीन दी जाती है, जो प्रीस्ट होते हैं, मोंक होते हैं, तो उनको खर्च के लिए, खर्च चलाने के लिए कुछ ज़मीनें वगैरह दे दी जाती थी। आपने यहाँ भी देखा होगा, इंडिया में भी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि उसको जो ज़मीन मिली हुई है, जो चर्च की तरफ से उसको ज़मीन मिली हुई है, गिफ्ट की हुई है उसको ज़मीन, वो उसको किराए पर नहीं देता। नोट टू हायर, वो उसको किराए पर नहीं देता। एंड लेट हिज शिप एनकम्बर्ड इन द मायर, मायर बोलते हैं दलदल को, और एनकम्बर्ड यानी फंस जाना, और वो अपनी भेड़ों को, भेड़ बोले तो आम आदमी जो पब्लिक है, और वो अपनी आवाम को दलदल में नहीं फंसने दे सकता, कि वो अपनी ज़मीन को ना तो किराए पे देता है, और ना ही वो अपनी आवाम को, अपनी पब्लिक को, अपने फॉलोअर को दलदल में फंसने देता है। एंड रैन टू लंडन ऑन टू सेंट पोल्स, और ना ही वो लंदन में सेंट पोल को जाता, यानी वो लंदन में सेंट पोल की तरफ भी नहीं जाता। क्यों? टू सीकन हिम अ चॉन्ट्री फॉर द सोल्स, के
रूहों के लिए, सोल्स यानी आत्माओं के लिए, रूहों के लिए, स्पिरिट के लिए दुआएं करने के लिए। और उससे क्या होता है, सेंट पॉल में वहां पर अच्छे पैसे दे दिए जाते हैं, क्योंकि ये तो गांव में है, कि वो सेंट पॉल में रूहों के लिए दुआएं करने के लिए नहीं जाता पैसों के लालच में। ठीक है, समझ गए हैं आप इसको, कि वो लंदन की तरफ सेंट पॉल में नहीं जाता दुआएं करने के लिए और पैसों के लालच में। और विद अ ब्रदरहुड टू बीन विद होल्ड, ये कह रहे हैं, और ना ही उसे इस बात की चिंता है कि उसके ब्रदरहुड यानी जो उसके गिल्ड वाले हैं, जो उसके जैसे लोग, जो दूसरे जो प्रीस्ट हैं, दूसरे जो मोंक हैं, कि वो उसको रोकेंगे नहीं, रोकने के उसको किसी बात की चिंता नहीं है कि अगर वो सेंट पॉल जाएगा तो उसको कोई रोक लेगा या जाने देगा, इस बात की कोई परवाह वो नहीं करता। और विद अ ब्रदरहुड टू बीन विद होल्ड, कि कोई उसको होल्ड कर लेगा, कोई उसको रोक लेगा, इस बात की परवाह नहीं करता। बट ड्वेल्ट एट होम, बल्कि वो तो सिंपल एंड केप्ट वेल हिज फोल्ड, और ये कह रहे हैं कि वो अपने फॉलोवर की पूरी रहनुमाई करता है। ठीक है, उनकी जो है पूरी उनको अच्छा बनाने की कोशिश करता है, कि उसको किसी चीज की परवाह नहीं है कि उसके दूसरे प्रीस्ट उसको रोकेंगे, जाने देंगे, नहीं, बल्कि वो तो अपने घर पर रहता है और अपने फॉलोवर की, अपने जो है शिक्षार्थियों की वो पूरी रहनुमाई करता है, उनको सही बातें बताता है। So that the wolf made it not miscarry, he was shepherd and not a mercenary। ये कह रहे हैं कि वो ऐसा क्यों करता था, क्यों नहीं जाता था वो लंदन में या किसी भी जगह, वो इसलिए नहीं जाता था, सो दैट, कि ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए, द वुल्फ, के कोई भेड़िया आए, एंड मेड इट नॉट मिसकैरी, और उसकी भेड़ों को भटका दे, यानी कोई भेड़िया आ जाए उसकी गैर मौजूदगी में, उसके ना होने पर, और उसकी जो भेड़ें हैं जिन पर वो काफी टाइम से मेहनत कर रहा है, उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ही वाज शेफर्ड, वो एक शेफर्ड है, एंड नॉट मर्सनरी, कोई जो है किराए का आदमी नहीं है, यानी वो कोई किराए का मुलाजिम नहीं है, किराए पर लिया हुआ नहीं है, कोई नौकर नहीं है, बल्कि वो तो एक शेफर्ड की तरह अपने आप को देखता है। एंड दाउ ही होली वर एंड वर्चुअस, ही वाज टू सिंफुल मैन नॉट डिस्पिचुअस। ये कह रहे हैं कि हालांकि वो कैसा था, काफी होली था, काफी आप पवित्र उसको कहें कि काफी अच्छा था, पवित्र था, एंड वर्चुअस, और बेहतरीन आदमी था। ठीक है, ही वाज टू सिंफुल, लेकिन फिर भी वो जो सिंफुल मैन है, जो गुनाहगार लोग हैं, नॉट डिस्पिचुअस, उनके साथ नफरत नहीं रखता था, है ना, दिल में कोई बात नहीं रखता था। हालांकि वो अच्छा आदमी था, रिलीजियस आदमी था, लेकिन वो गुनाहगारों के साथ में अच्छा सुलूक करता था और उनसे नफरत नहीं करता था। नी ऑफ हिज स्पीच डेंजरस एंड नी डाइन, ये कह रहे हैं कि उसकी जो स्पीच है, जो वो लोगों को बताता है, वो डेंजरस नहीं होती है। ठीक है, उसकी जो स्पीच है वो डेंजरस नहीं होती लोगों के लिए, नी डाइन, और ना ही उसमें किसी तरह का दिखावा होता है। बहुत से तकरीर भाषण देते हैं ना दिखावे के लिए, शो ऑफ करने के लिए, तो ये कह रहे हैं कि ना तो वो शो ऑफ करता है और ना ही कोई लंबी चौड़ी हाँकता है, बल्कि सीधी सादी बात वो लोगों को बताता है। बट इन हिज टीचिंग, और उसकी टीचिंग में क्या है, डिस्क्रीट, एक सम्मान है। आदमी वहां पर बैठकर अपना आप को कमजोर महसूस नहीं करता, बल्कि वो एक आम आदमी भी अपने आप को उसकी सोसाइटी में, उसकी कंपनी में डिस्क्रीट, रेस्पेक्टेड समझता है अपने आप को। वो लोगों का मनोबल गिराने की बात नहीं करता, बल्कि लोगों के मनोबल को उठाने की बात करता है। तो उसकी जो स्पीच है, ना तो उसमें किसी तरह का शो ऑफ है और ना ही कोई लंबी चौड़ी बात यानी डेंजरस, कोई ऐसी बात जिससे कि लोग डर जाएं, बल्कि उसकी टीचिंग में लोग अपने आप को कैसे समझते हैं, डिस्क्रीट, अपने आप को, अपने आप का मनोबल वो उठा हुआ देखते हैं, ना कि अपने आप को किसी तरह से कमजोर समझते हैं। टू ड्रोन फॉक टू हेवन बाय फर्नेसेस, ये कह रहे हैं कि टू ड्रोन फॉक, कि अपनी इन भेड़ों को चलाने के लिए, टू हेवन, जन्नत की तरफ, कि वो अपनी इस भीड़ को, अपनी इस जनता को, फॉलोवर को क्या चाहता था, टू हेवन, जन्नत के रास्ते पर ले जाना चाहता था। बाय फेयरनेस, अच्छे रास्ते की तरफ ले जाना चाहता था। बाय गुड एग्जाम्पल्स, और वो इनके लिए अच्छी अच्छी मिसालें पेश करता था, यानी अच्छी मिसालें देकर वो अपनी इस जनता को, अपनी इस पब्लिक को, अपनी इस आवाम को जन्नत के रास्ते पर और अच्छे रास्ते पर लाना चाहता था। दिस वाज हिज बिजनेस, और यही था इसका असल काम। इसका असल काम यही था कि वो अपनी आवाम को, फॉलोवर को जन्नत के रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे अच्छी मिसाल देकर लेकर आ जाए। बट इट वर
एनी पर्सन ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट माने हठधर्मी करना, जिद पर उतर जाना। लेकिन अगर कोई आदमी उसके सामने ऐसा आता जो हठधर्मी पर उतर जाता, ऑब्स्टिनेट हो जाता, एक तरह की जिद करने लगता, तो क्या होता फिर, व्हाट सो हीवर ऑफ हाई, तो फिर वो चाहे हाई क्लास से हो और लो स्टेटस, चाहे वो गरीब हो, कि फिर वो हठ धर्मी आदमी चाहे हाई सोसाइटी का ही क्यों ना हो, चाहे गरीब ही क्यों ना, कोई भी हो वो, तो फिर वो उसके साथ में क्या करता कि हिम वुड ही स्निबन शार्पली फॉर द नोइम्स। ये कह रहा है कि वो उसी टाइम पर, उसी जगह पर वो उसको क्या करता, शार्पली यानी पूरी सख्ती के साथ में, स्ट्रिक्टली वो उसको डांटता था कि अगर कोई गरीब या अमीर आदमी हठधर्मी करने लगता, जिद करने लगता, इसकी बात को ना मानता, तो ये क्या करता, उसको उसी टाइम पर डांट देता था। और चौसर कहते हैं कि अ बेटर प्रीस्ट आई ट्रू दैट नो वेयर ननियस, कि इस बेटर प्रीस्ट यानी इससे बेहतर प्रीस्ट, इससे अच्छा प्रीस्ट मैं सच कह सकता हूं कि नो वेयर ननियस, के आसपास नहीं था, कि इससे बेहतरीन प्रीस्ट इस इलाके में आसपास मौजूद नहीं था। ही वेटेड आफ्टर नो पोम्प एंड रेवरेंस, कि उसने कभी जो है इंपोर्टेंस नहीं दी है। ही वेटेड आफ्टर नो पोम्प, पोम्प कहते हैं शो ऑफ, एंड रेवरेंस ये कहते हैं रेस्पेक्ट को, कि उसने कभी भी इस दुनिया में शो ऑफ करने की कोशिश नहीं की, एंड रेवरेंस, और ना ही इस दुनिया से मोहब्बत करने की कोशिश की, कि ना तो वो इस दुनिया के पीछे कभी भागा है और ना ही उसने कभी ये चाहा कि लोग उसको बड़ा कहें, अच्छा कहें, पढ़ा लिखा कहें, उसने इन बातों के बारे में कभी नहीं सोचा। नी मार्क्ड हिम स्पाइड कॉन्शियंस, और ना ही वो खुद को दूसरों से बेहतर समझता है। ऐसा भी नहीं है कि वो ये समझता हो कि मैं तो दूसरों से अच्छा हूं, पढ़ा लिखा हूं, बेहतर हूं, इस बात को वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, कि ना तो उसने कभी दुनिया को इज्जत दी है, ना ही कभी उसने शो ऑफ किया है, और ना ही उसने कभी ये चाहा कि लोग उसको पढ़ा लिखा कहें और दूसरों से अच्छा बताएं। बट क्राइस्ट लोर, ये कह रहे हैं क्राइस्ट लोर यानी जो हजरत मसीह के जो उसूल हैं, लोर माने उसूल, उनके रूल रेगुलेशन के, बल्कि वो तो क्या करता है कि मसीह के बनाए हुए रूल रेगुलेशन लोगों को सिखाता है। एंड हिज अपोस्टल्स 12, और जो मसीह के 12 हवारीन हैं, क्योंकि हजरत मसीह के बाद में क्या बचा था, उनके 12 फॉलोअर्स जो उनके साथ में थे, जिस टाइम वो जो है अपनी तबलीग कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे मसीहियत से, क्रिश्चियनिटी से, कि हजरत मसीह और उनके 12 फॉलोवर के बनाए हुए रूल को, रेगुलेशन को वो लोगों को सिखाता है। ही टोट, वो लोगों को सिखाता है। बट फर्स्ट ही फॉलोड इट हिमसेल्फ, लेकिन सिखाने से पहले वो इन पर खुद अमल कर कर दिखाता है। विद हिम देयर वाज अ प्लोमैन, के इस पर्सन के साथ में एक प्लोमैन भी था, वाज हिज ब्रदर, जो कि इसका भाई था, कि इसके साथ में इसका भाई प्लोमैन भी था। अब प्लोमैन का क्या काम था, दैट हैड लेड ऑफ डोंग, डोंग गोबर को बोलते हैं, एंड फोदर, और फोदर उस गाड़ी को कहते हैं जिसमें भरकर गोबर को ले जाते हैं, कि उसके साथ में उसका भाई प्लोमैन भी था, जिसका काम था कि वो बस अपनी गाड़ी पर गोबर को जो है भरता और उसको इधर उधर लेकर जाता था, ढोता रहता था। अ ट्रू स्विंकर्स एंड गुड वाजी, स्विंकर्स बोलते हैं वर्कर को, कि अ ट्रू वर्कर, एक बेहतरीन काम करने वाला था, एंड गुड वाजी, और एक अच्छा आदमी था, एक अच्छा काम करने वाला था और खुद में भी वो अच्छा था। लिविंग इन पीस, कि वो शांति से रहना पसंद करता था, एंड परफेक्ट चैरिटी, और हमेशा चैरिटी करने के लिए, दान करने के लिए, चंदा करने का वो पूरा ख्याल रखता था, कि चैरिटी टाइम पर करता था, शांति के साथ में, सुकून के साथ में रहना पसंद करता था, एक बेहतरीन आदमी था और एक अच्छा वर्कर था। गॉड लव्ड ही बेस्ट विद ऑल हिज होल हार्ट, गॉड लव, के वो खुदा से मोहब्बत करता था, वो गॉड को पसंद करता था बेस्ट, सबसे ज्यादा वो खुदा से मोहब्बत करता था, विद ऑल हिज होल हार्ट, अपने पूरे दिल के साथ में, पूरे सम्मान के साथ में वो खुदा से मोहब्बत करता था, एट ऑल टाइम्स, हमेशा। डाउ हिम गेम, चाहे वो परेशानी में हो, और स्मार्ट, चाहे वो खुशी में हो, यानी चाहे खुशी हो, चाहे किसी बात का उसको गम हो, दुख हो, लेकिन हर हाल में वो खुदा को दिल से याद करता है, दिल से प्यार करता है।
एंड देन हिज नाइबर राइट एज हिमसेल्फ, और वो अपने पड़ोसी का भी इतना ही ख्याल रखता था एज हिमसेल्फ, जितना अपना, कि जितना वो अपना ख्याल रखता था इतना ही अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखता था। ही वुड थ्रेशन, ये कह रहे हैं थ्रेश माने जो है खेत में काम करना, अनाज वगैरह का काम करना, कि वो अनाज वगैरह का भी काम जानता था। एंड देयर तो डाइक एंड डेल्व, और वो खेतों में गड्ढे वगैरह भी खोद दिया करता था। यानी वो तो मजदूर था, अगर उसको मजदूरी मिलती अनाज उगाने की तो वो खेतों में अनाज उगाने चला जाता, अगर उसको मजदूरी मिलती खेतों में गड्ढे खोदने की, इस तरह के जो काम होते हैं खुदाई के, तो वो इस तरह के खुदाई के काम भी कर लिया करता था। फॉर क्राइस्ट से, सिर्फ क्राइस्ट की खातिर, कि क्राइस्ट की वजह से वो ये सब काम कर लेता था। किसके लिए? फॉर एवरी पुअर वाइट, हर गरीब आदमी के लिए, कि अगर कोई गरीब आदमी होता, गड्ढे नहीं खोद पा रहा या जो है उगाई नहीं कर पा रहा है, तो केवल सिर्फ और सिर्फ हजरत मसीह के लिए, क्राइस्ट के लिए वो ये काम गरीब लोगों के लिए कर लिया करता था। विदाउट एन हायर, बिना किसी पैसे के, यानी बिना किसी तनख्वाह के, सैलरी के वो काम कर लिया करता था। इफ इट ले इन हिज माइंड, अगर वो उस काम को जानता हो, अगर वो उस काम को जानता हो, उससे कोई गरीब आदमी को ये काम करने के लिए कहे, तो वो बिना किसी जो है पैसे के, मुआवजे के वो काम को कर दिया करता था। स्टीव्स पेड फुल फेयर एंड वेल, कि उसका जो 10वां हिस्सा था, है ना, उसके हिस्से में जो 10वां हिस्सा आता था वो उसको पूरी ईमानदारी के साथ में, फुल फेयर एंड वेल, कि पूरी ईमानदारी के साथ में वो अपना 10वां हिस्सा दिया करता था। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 10वां हिस्सा क्या है, आप उसको जान सकते हैं, कि वो अपने 10वें हिस्से को पूरी ईमानदारी से अदा करता था। बोथ ऑफिस प्रॉपर सिंग, चाहे वो उसकी सैलरी में से जाना हो, और इस कैटल चाहे वो उसकी बचत में से हो, यानी उसके हिस्से में जो 10वां हिस्सा आता था वो उसको पूरी ईमानदारी से अदा करता था। उसको चाहे जहां से वो हिस्सा देना हो, लेकिन वो उसको दे दिया करता था। इन अ टैबर्ड ही रोड अपॉन अ मेयर, इन अ टैबर्ड के फटे पुराने कपड़ों में वो था, और कहाँ था? ही रोड अपॉन अ मेयर, और एक खच्चर पर, है ना, एक बहुत ही हल्के से मामूली से घोड़े पर वो सवार था, कि उसके कपड़े फटे पुराने थे और उसका जो घोड़ा था वो बिल्कुल कमजोर था। देयर वॉज ऑल्सो अ रिव एंड मिलर, और इन लोगों में एक रिव था और एक मिलर भी था। अ समनर पार्टनर ऑल्सो, एक समनर था, एक पार्टनर भी था उनमें। अ म्युनिसिपल, एक म्युनिसिपल था। एंड माई सेल्फ, और इन लोगों में मैं भी था। एंड देयर वर नेमो, और इनके अलावा कोई नहीं था, यानी इसने लगभग सब लोगों के बारे में बता दिया। तो फाइनली कह रहा है कि उनमें समनर, पार्टनर, म्युनिसिपल, मैं खुद, और हमारे अलावा वहां कोई दूसरा मौजूद नहीं था। द मिलर वॉज अ स्टाउट कर्ल फॉर द नन्स, फुल बिग ही वॉज ऑफ ब्राउन एंड ईक ऑफ बोन्स। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जिक्र हम मिलर का करेंगे कि मिलर कैसा है? स्टाउट कर्ल, ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ताकतवर है ना, स्टाउट कर्ल के बहुत ज्यादा ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि नन्स, कि इसके जितना ताकतवर कोई दूसरा नहीं है। फुल बिग ही वाज ऑफ ब्रोन, ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, काफी लंबा चौड़ा आदमी है। एंड ईक ऑफ बोन्स, और इसकी जो हड्डियां हैं वो काफी मजबूत हैं, कि काफी मजबूत हड्डियों वाला है, काफी लंबा चौड़ा आदमी है, और इतना ताकतवर है मिलर कि इस जितना ताकतवर दूसरा आदमी नहीं है। दैट प्रूव्ड वेल फॉर ओवर ऑल देयर ही केम, ये कह रहे हैं कि उसने अपनी ताकत को हमेशा प्रूव कर दिखाया। प्रूव्ड वेल, कि उसने बेहतरीन अपनी जो है ताकत को साबित कर दिखाया है। फॉर ओवर ऑल देयर ही केम, के जहां कहीं भी वो गया, कि हमेशा जहां कहीं भी वो गया उसने अपनी ताकत को प्रूव कर दिखाया। कहां? एट रेसलिंग, रेसलिंग में, कुश्ती में हमेशा उसने अपनी ताकत को प्रूव करा। ही वुड हैव ऑलवेज द रैम, रैम बोलते हैं भेड़ को, है ना, जो भेड़ होता है, कि जहां भी वो गया उसने कुश्ती में जीत हासिल की। और ही वुड हैव ऑलवेज, और उसने हमेशा जीत में एक भेड़ लिया, कि हमेशा उसको एक भेड़, यानी जो मेंढा होता है, कि हमेशा उसको गिफ्ट के रूप में एक मेंढा मिलता रहा है जहां कहीं वो कुश्ती लड़ने के लिए गया। ही वॉज शॉर्ट शोल्डर्ड, उसके कंधे छोटे थे, यानी शॉर्ट शोल्डर्ड है। ब्रूड, सीना काफी चौड़ा है। अथिक नेयर, और ये कह रहे हैं कि गठे हुए जिस्म का है, कि शोल्डर उसके शॉर्ट हैं, छोटे हैं, सीना चौड़ा है और बिल्कुल गठीला है।
देयर वॉज नो डोर, और ऐसा कोई दरवाजा नहीं था, दैट ही नोड हीव ऑफ हेयर, हेयर बोलते हैं कब्जों को, और हीव ऑफ खींच कर अलग कर देना, कि ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिसको कि ये मिलर खींच कर उसके कब्जों से बाहर ना निकाल दे, और ब्रेक इट एट अ रनिंग विद हिज हेड, या फिर वो उसको तोड़ ना दे अपने सर से भागते हुए, या फिर या तो उसमें इतनी ताकत थी कि वो किसी भी दरवाजे को उसके कब्जों से बाहर निकाल सकता था, या फिर वो दौड़ते हुए आकर उस दरवाजे को अपने सर की टक्कर मारकर उसको वो तोड़ने की ताकत रखता था। His beard as any sore or the fox was red, और उसकी जो दाढ़ी थी, his beard, उसकी दाढ़ी सुर्ख थी, और किस तरह का कलर था, जैसे किसी सूरनी का या फिर किसी लोमड़ी का, जैसे कि लोमड़ी में थोड़ी सुर्खाई होती है बालों में, या फिर इस तरह के जो पिग्स होते हैं, जो पिग्स है ना वो, तो उनके बालों की तरह इसके दाढ़ी का कलर था। एंड देयर टू ब्रूड, और उसकी दाढ़ी इतनी चौड़ी थी, ब्रूड यानी ब्रोड, इतनी चौड़ी उसकी दाढ़ी थी, एज दाउ इट वर अ स्पेड, जैसे कि वो कोई बेलचा होते हैं ना, जैसे कि जो है बड़े बड़े चमचे होते हैं बेलचा, है ना, बिल्कुल खुला हुआ आगे से एकदम, तो जिस तरह से कोई बेलचा हो इस तरह से उसकी दाढ़ी चौड़ी है। अपॉन द टॉप राइट ऑफ हिज नोज ही हैड, और अपनी नाक के बिल्कुल सही ऊपर उसके था, क्या था अगली लाइन में दिया है, अवर्ड, क्या था उसकी नाक के बिल्कुल सही ऊपर एक मस्सा था, और कैसा मस्सा, देयर ओन स्टूड अ थोफ्ट ऑफ हेयर्स, ये कह रहे हैं कि जिस पर एक ऐसा मस्सा जिस पर बालों का गुच्छा था, उसकी नाक पर बिल्कुल ऊपर एक मस्सा था और उसके इस मस्से पर बालों का एक गुच्छा था, और कैसे बाल थे, रेड, और वो बाल ऐसे थे, ऐसे रेड थे, एज द ब्रसल्स ऑफ अ सोज एरिस, हेयर एरिस, ये कह रहे हैं कि जैसे किसी सूरनी के बाल होते हैं, यानी इतने सख्त बाल थे उसके माथे पे कि जैसे किसी सूरनी के कान के बाल हो, है ना, जैसे किसी पिग्स के कान के बाल जो है टफ होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इसी तरह से इसके मस्से के बाल हार्ड थे। हिज नोस्ट्रिल्स ब्लैक, के उसके जो नोस्ट्रिल्स हैं, उसके जो नथने हैं वो कैसे हैं, ब्लैक हैं, काले हैं, वर एंड वाइड, और काफी चौड़े हैं, यानी उसके नथने काले हैं और चौड़े हैं। अ स्वॉर्ड एंड अ बोकलर, एक स्वॉर्ड एक तलवार ली हुई है, अ बोकलर एक ढाल ली हुई है, बार ही बाय ही साइड, अपनी साइड में, यानी उसने अपनी साइड में एक तलवार को और एक बोकलर यानी एक ढाल को लटकाया हुआ है। हिज माउथ एज अ ग्रेट फर्नेस, कि उसका मुंह इतना चौड़ा है, उसका मुंह ऐसा है जैसे कि कोई भट्टी हो, कि उसका मुंह किसी भट्टी की तरह नजर आता है। ही वॉज अ जैंगलर, कि वो काफी मस्करा है, यानी अपनी बात को बेतुकेपन से कह देता है, जैंगलर्स बोलते हैं बेतुकेपन से, यानी अपनी बात को कहने में कोई सोच ही नहीं रखता, वो साफ अपनी बात को स्ट्रेटली कह देता है। एंड गोलियर्डीज, और वो कैसा है, बिल्कुल कि आप कह सकते हैं कि दोनों का मतलब, गोलियर्डीज और जैंगलर्स दोनों का मतलब यह है कि बेबाक तरीके से अपनी बात को कहना, बिना किसी सोचे समझे अपनी बात को कह देना, कि उसका मुंह भट्टी की तरह बड़ा सा है और वो मस्खरा है और बिना सोचे समझे अपनी बात को कह देता है। एंड दैट वाज मोस्ट ऑफ सिन एंड हरलोट्राइज, ये कह रहे हैं कि जब भी वो बात करता था, मोस्ट ऑफ सिन ज्यादातर बेकार की बात करता था, फालतू की बात क्या करता था, एंड हैरियोट्राइज, और जो है बस प्रोस्टिट्यूट की बात करता था। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वो हमेशा गलत बात करता था, बस जो है प्रोस्टिट्यूट वाली बात करता था। वेल कुड ही स्टोलन कौन, और जब वो, क्योंकि वो चक्की चलाता था, उसका पेशा था चक्की चलाना, आटा पीसना, और जब कोई उसके पास आटा पिसवाने के लिए आता था तो वो क्या करता था, ही स्टोलन कौन, तो वो उसका गल्ला चुरा लिया करता था, मक्का हो, अनाज हो, कुछ भी हो, वो उसमें से चुरा लिया करता था। एंटोलन थ्राइज, और वो इसकी जो पैसे लेता था पिसाई का, जो वो पैसे लेता था वो 3 गुना ज्यादा लेता था, कि पहले तो ये कि वो 3 गुना पैसे ज्यादा लेता था, और दूसरा ये कि वो उसके अनाज से चोरी कर लिया करता था। एंड येट ही हैड अ थंब ऑफ गोल्ड पर डे बोलते हैं इंडीड, रियलिटी है ना, कि उसका जो थंब था, उसका जो हाथ का अंगूठा था वो कैसा था, सोने का, कि उसके हाथ का अंगूठा सोने का था। अ वाइट कोट, उसने एक वाइट कोट पहना हुआ था, एंड ब्लू हुड, और उसने एक ब्लू कलर का सर पर कपड़ा रखा हुआ था, वर ही यानी था। ये कह रहे हैं कि उसका जो हाथ का अंगूठा था वो सोने का था और वाइट कोट पहने हुए था, और अपने सर पर उसने एक ब्लू कलर की टोपी पहने हुई थी या हैट पहने हुए था।
अ बैग पाइप वेल कुड ही ब्लो एंड सोन। ये कह रहे हैं कि एक जो बैग पाइप है, बैग पाइप आप पोंगी को ले सकते हैं, पोंगी एक इंस्ट्रूमेंट है कि वो जो एक बैग पाइप है उसको फूंक मारकर, ब्लो कर कर, फूंक मारकर अच्छे से वो बजा लेता है, प्ले कर लेता है। एंड देयर विदोल ही ब्रोटस आउट ऑफ टाउन, और इसी को बजाता हुआ, इसी पोंगी को, इसी बैग पाइप को बजाता हुआ वो हमें टाउन से, उस शहर से बाहर लाया था। अ जेंटल मैनसिपल, ये कह रहे हैं कि उनमें एक शरीफ मैनसिपल भी था, देयर ऑफ अ टेम्पल, जो कि एक चर्च से था, कि इन लोगों में चर्च का एक मैनसिपल भी था, ऑफ विच अ चैटरस माइट टेक एग्जाम्पल, और जिससे, ऑफ विच, जिससे अ चैटरस के जो बिजनेसमैन लोग हैं, है ना, जो व्यापारी लोग हैं, उनको माइट टेक एग्जाम्पल, सबक लेना चाहिए कि इन लोगों में एक टेम्पल का, एक चर्च का म्युनिसिपल भी था, और इससे दूसरे बिजनेसमैन को सबक लेना चाहिए। फॉर टू बी वाइज इन बाइंग ऑफ विटेल, कि किस तरह से आदमी को अकल दिखानी चाहिए, वाइज अकलमंदी दिखानी चाहिए, इन बाइंग खरीदने में, ऑफ विटेल चीज़ों को, यानी जो खाने की चीज़ें हैं, विटेल जो खाने की चीज़ें हैं, अनाज वगैरह जो है, इस तरह की चीज़ें, कि जो अनाज वगैरह जो गल्ला है उसको खरीदने में इंसान को किस तरह की अकलमंदी दिखानी चाहिए। फॉर वेदर दैट ही पेड, चाहे वो पैसे देकर उसको खरीद रहा हो, और टुक बाई टेल, या फिर उधार खरीद रहा हो, कि आदमी चाहे उधार जो है गल्ला खरीद रहा हो, चाहे पैसे देकर खरीद रहा हो, लेकिन खरीदते टाइम उसको किन बातों का और किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ये चीज़ इस म्युनिसिपल से सीखनी चाहिए। ओलगेट ही वॉच्ड असो इन हिज अचेट, ये कह रहे हैं कि वो हमेशा, ओलगेट यानी हमेशा, कि वो हमेशा वेट करता था, वो हमेशा चीज़ों का ख्याल, वॉच्ड यानी वो पूरी जो है ध्यान रखता था चीज़ों का। सो इन हिज अचेट, अचेट माने खरीदारी, बाइंग, कि जब वो चीज़ों को बाई करता है, परचेज करता है, तो वो उनका पूरा ख्याल रखता है। दैट ही वॉज ए बिफोर एंड इज गुड, और इसीलिए वो हमेशा फायदे में होता है, ठीक है, वो हमेशा फायदे में होता है, एंड इन अ गुड स्टेट, और वो चीज़ों में मुनाफा कमाता है, इसलिए वो हमेशा ही मुनाफा कमाता है और हमेशा फायदे में रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी खरीदने के लिए जब चीज़ों को खरीदता है उस समय पूरी सावधानी बरतता है। नाउ इज नॉट दैट ऑफ गुड अ फुल फेयर ग्रेस, तो क्या आप इसको गॉड की कृपा नहीं कहेंगे? नाउ इज नॉट दैट ऑफ गॉड, तो क्या आप इसको खुदा की मेहरबानी, खुदा की कृपा नहीं कहेंगे? अ फुल फेयर ग्रेस, के ये एक अनपढ़ सा आदमी, दैट सच अ लॉर्ड मैनर, यानी ल्यूड बोलते हैं दोस्तों अनएजुकेटेड, कि इस तरह का अनएजुकेटेड मैन, बिना पढ़ा लिखा आदमी, विट इतना अक्लमंद है, शैल पेस, कि वो आगे बढ़ गया, कि उसने लोगों पर जीत हासिल कर ली, पढ़े लिखे लोगों पर उसने जीत हासिल की है, उनसे भी आगे चला गया अपने बिजनेस में। तो क्या आप इसको खुदा की जो है, खुदा की एक मेहरबानी, या आप इसको भगवान की कृपा नहीं कहेंगे कि एक अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे लोगों से आगे निकल गया? अगली लाइन में उसको क्लियर कर रहे हैं, द विजडम ऑफ एन हीप ऑफ लर्नड मैन, कि एक पूरे पढ़े लिखे आदमियों का पूरी वहां पर क्या है, ग्रुप है, कि पढ़े लिखे आदमियों के बीच में रहकर वो उनसे ही आगे निकल गया। ऑफ मिस्टर्स, ये कह रहे हैं हैड ही मोर देन 30 टाइम, ये कह रहे हैं थ्राइस टाइम, कि 30 आदमी से ज्यादा पढ़े लिखे आदमी उसके आसपास रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम पूरी एहतियाती से, पूरी सावधानी के साथ में कर। आप समझ गए हैं इसको, कि ये अनपढ़ आदमी किस तरह से इन पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहकर, 30 पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहकर अपना फायदा कमा रहा है, और अपने पढ़े लिखे लोगों से भी वो आगे निकल गया। दैट वन ऑफ द लो एक्सपर्ट एंड क्यूरियस, और ये आदमी केवल जो 30% है वैसे नहीं थे, बल्कि कैसे थे? वन ऑफ लो एक्सपर्ट, जो कि कानून के ज्ञाता थे, जो कि संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट थे, एंड क्यूरियस, और वो भी आगे बढ़ना चाहते थे, कि 30% ऐसे थे जो कि कानून को जानते थे और वो भी क्यूरियोसिटी रखते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। ऑफ विच देयर वर डेजियस इन दैट हाउस, ये जो वर्ड है डोजन, ये डोजन है दोस्तों, कि इनमें से कम 30 आदमी में से 12 आदमी तो ऐसे थे, कैसे थे वो अगली लाइन में क्लियर है। वर्दी टू बी स्टीवार्ड ऑफ रेंट एंड लोन, ये कह रहे हैं कि इनमें से कम 12 आदमी तो ऐसे थे जो कि काबिल थे, वर्दी थे, योग्य थे
कि उनको स्टीवार्ड बनाया जाए, ऑफ रेंट यानी जो पैसे रेंट पर आते हैं ना उनका पूरा एक जिम्मेदार जो बनाया जाता है। जैसे कि गल्ले के पैसे आए, किराए के पैसे आए, तो उनके ऊपर जो एक लोड बने जिसे हम बोलते हैं ना कमिश्नर, है ना, जो पैसों को इकट्ठा करता है। तो ये कह रहे हैं कि उनमें से कम 12 आदमी ऐसे थे जो कि लैंड बोले लोन बोले तो लैंड, जो कि अलग अलग जमीनों से, अलग अलग जगहों से किराए के पैसे आने जो पैसे आते हैं उनके लोड बनने के अहल थे। कि इनमें से 12 आदमी जो किराए के पैसे आते हैं या आप टैक्स के पैसे उसको कहें तो उसके लिए लोड बनने के काबिल थे। ऑफ एनी लोड दैट इज इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड में किसी भी जगह, कि इंग्लैंड में किसी भी जगह उनको लोड बना दिया जाए। इनमें से 12 आदमी तो ऐसे भी थे। टू मेक हिम लाइव बाय हिज प्रॉपर गुड, कि ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके। कि इनमें से 12 लोग आपने समझ लिए कैसे थे, और ये सब इसलिए थे ताकि वो अपनी लाइफ है उसको प्रॉपर यानी गुड वे में लेकर जाएं, अच्छे से उसको स्पेंड कर सकें। इन ओनर डेटलेस बट इफ देवर वुड, ये कह रहे हैं कि इन ओनर डेटलेस, ये कह रहे हैं डेटलेस यानी डेप्टलेस, इसका माने कर्ज, डेप्ट कर्जे और लेस बिना कर्जे के, यानी अच्छे से जिंदगी गुजार सके और उन पर किसी तरह का कोई कर्जा भी ना हो। बट इफ ही वर वुड माने दोस्त यहाँ मेड के आते हैं, लेकिन अगर वो पागल, इन एनी केस, कि अगर किसी केस में दैट माइट फॉल और हैव, ये कह रहे हैं कि किसी केस में अगर वो नाकाम हो जाता है, कि कोई केस ऐसा हो सकता है जिसमें वो नाकाम हो जाए। एंड येट दिस मैन सिपिल सेट देयर ऑल कैप, लेकिन ये कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे, फिर भी हम यही कहेंगे कि ये जो मैनसिपिल है ये इन सब लोगों में बेहतर है, ठीक है, और इन सब लोगों के ऊपर जो है अपना हक जताता है, अपना राइट रखता है, क्योंकि ये उनसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, उनसे ज्यादा इज्जत कमा रहा है। द रिव वॉज अ स्लेंडर अ क्लोरिक मैन, स्लेंडर बोलते हैं दोस्तों दुबला पतला, और क्लोरिक बोलते हैं जो कि बिल्कुल दिमाग से होता है ना, बहुत से बिल्कुल ही तुनक मिजाज, कुछ भी बात जो है वो सहन नहीं कर पाते, तो इसको बोलते हैं क्लोरिक। कि उन लोगों में से एक क्लोरिक था जो कैसा था, वाजा स्लेंडर, जो बहुत दुबला पतला सा था, क्लोरिक मैन, और बहुत ही तुनक मिजाज था, छोटी छोटी बातों पर नाराज या गुस्सा होने वाला था। हिज बियर्ड, उसकी जो दाढ़ी थी, वाज शेव की गई थी, एज एवर ही कैन, यानी उसने बहुत ही अच्छे से अपने दाढ़ी को रखा हुआ था। जो रिव था वो बिल्कुल ही तुनक मिजाज था और उसकी दाढ़ी बहुत अच्छे से मुंडी हुई थी और शेव की हुई थी। हिज हेयर वॉज बाय हिज ईयर्स फुल राउंड इज शोन, हिज टॉप वॉज डॉग्ड लाइक अ प्रीस्ट बिफोर, ये कह रहे हैं कि हिज हेयर, उसके जो बाल हैं, वॉज बाय हिज ईयर्स, उसके कानों से कैसे हैं, फुल राउंड इज शोन, कि उनको गोलाई में काटा गया है, कि उसके बालों को उसके कान के आसपास से कैसा काटा गया, बहुत छोटा करके और बारीक उनको काटा गया है। हिज टॉप वाज डॉग्ड, और उसके जो सर के सामने वाला जो हिस्सा है, लाइक अ प्रीस्ट बिफोर, कि वो बिल्कुल एक प्रीस्ट की तरह उसको काटे गए हैं। यानी उसके सर के बाल कैसे काटे गए हैं, कानों के पास से उसके बाल बहुत छोटे कटे हुए हैं, और सामने से सर के सामने के जो उसके बाल हैं उनको एक प्रीस्ट की तरह काटा गया है। फुल लॉन्ग वर हिज लेग एंड फुल लीन, उसकी जो टांगे थी कैसी थी, लॉन्ग लंबी थी, एंड फुल लीन और बहुत ज्यादा पतली थी, कि उसकी टांगे लंबी हैं और बहुत ज्यादा पतली हैं। ये लाइक स्टाफ माने छड़ी, कि एक छड़ी की तरह, एक लकड़ी की तरह, एक बांस की तरह उसकी टांगे लग रही थी, और ऐसा लग रहा था कि देयर वाज नो काफी सीन, कि जैसे उनमें हड्डी तो हो ही ना, जैसे कि उनमें पिंडली तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। ये सीन पिंडली के लिए आया है कि उसकी टांगों में हड्डी या पिंडली तो नजर ही नहीं आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बस वो बांस हैं, लंबी हैं और पतली हैं। वाइल कुड ही कीप अ गर्नर एंड अ बिन, कि उसने अपने, बिन बोलते हैं दोस्तों भंडार को, जहां पर गल्ला वगैरह रखा जाता है, अनाज वगैरह, कि जहां पर उसने अनाज को रखा हुआ था वो कैसा था, पूरी तरह से भरा हुआ था। He could keep a garner and a bin, कि उसने अपने भंडार को, अपने स्टोर को पूरी तरह से भरा हुआ था। There was none auditor could own him win, और कोई ऐसा ऑडिटर नहीं था
कोई ऐसा उसका सीनियर या बॉस नहीं था जो उस पर जीत हासिल कर सके, यानी इतना अक्लमंद भी था कि इसका कोई भी अधिकारी इस पर शक भी नहीं कर सकता था कि ये सब ऐसा कर रहा है। वेल विस्ड ही बाय द ड्राउट एंड बाय द रेन। वेल विस्ड के उसको अच्छे से पता होता था, उसको हर बात की अच्छे से जानकारी थी। द ड्राउट चाहे बारिश हो और द रेन या बारिश हो या ना हो, ड्राउट बारिश ना होना, खुश्की होना, और रेन बारिश होना, कि बारिश होगी या नहीं होगी उसको इस बात की अच्छे से जानकारी रहती थी। लेकिन द यील्डिंग ऑफ हिज सीड, लेकिन जो वो फसल बोता था, जो वो पैदावार लगाता था, एंड ऑफ हिज ग्रेन, कि उसके जो उसने बीज बोए हुए हैं उनके साथ में क्या होगा और किस तरह से उनको मैनेज करना है, बारिश होगी तब कैसे करना है, और ड्रॉट, और अगर सूखा पड़ा तो कैसे करना है, वो हर चीज को अच्छे से जानता था। हिज लॉर्डशिप, कि उसके मालिक की जो शीप हैं, जो भेड़ें हैं, वो उसके पास रहती थी। हिज नीट, और उसके जो कैटल्स हैं, है ना, जो पलेरू जो पालतू जानवर हैं वो भी उसके पास रहते थे। एंड हिज डेयरीज, और उसके जो डेयरी के जानवर, जो दुधारू जानवर हैं, उनका भी यही ख्याल रखता था। हिज स्वेन, और ये कह रहे हैं कि उसके जो सुअर हैं, जो पिग्स हैं, उनका भी ख्याल रखता था। हिज हॉर्स, उसके घोड़ों का भी ख्याल रखता था। हिज स्टोर, उसके भंडार का, है ना, जो अनाज का भंडार होता है उसके भंडार का भी ख्याल रखता था। एंड हिज पोल्ट्री, और उसकी मुर्गियों का भी, यानी हर चीज का ख्याल यही रखा करता था। ठीक है, हर चीज का ख्याल इसके पास होता था, चाहे घोड़े हो, चाहे मुर्गियां हो, बैल बकरी कुछ भी हो, हर चीज का ख्याल इसी के पास रहता था, और हर चीज का हिसाब इसको अपने मालिक को देना होता था। आगे देखें, वाज वोली इन दिस व्यू गवर्नेंस, गवर्नेंस जिम्मेदारी में, और वोली माने सारा का सारा, कि ये सारी की सारी जिम्मेदारी ये इसी रिव के पास रहती थी। इसके मालिक की जो सारी जिम्मेदारी थी, किसी भी चीज की, जानवरों की हो चाहे खाने पीने की, हर चीज की जिम्मेदारी इसी रिव के पास रहती थी। एंड बाय हिज कवनेंट, और अपने एक समझौते के हिसाब से, एक एग्रीमेंट के हिसाब से, कन्वेंट यानी समझौता, एग्रीमेंट, यफ द रेकनिंग, ये कह रहा है कि ये अपने मालिक को हिसाब देता था। यफ माने देना, और रेकनिंग यानी हिसाब किताब, कि ये अपने मालिक को एक समझौते के हिसाब से पूरा हिसाब दिया करता था। वो इसका कुछ होगा महीने में या साल में, हफ्तों में, जो भी हो, तो ये अपने मालिक को हर चीज़ का हिसाब दिया करता था एक समझौते की अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये 100 लाइन्स हो गई हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।